हेलो, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा आप लोगों को पता हुआ है कि ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, पहला पार्ट हो चुका है। उसमें हमने 12 बुक के बारे में चर्चा की थी। ये दूसरी क्लास होगी। क्लास ना कहकर अगर मैं इसको सीरीज़ कहूँ तो ये बुरी बात नहीं होगी और अच्छी भी होगी, क्योंकि पहले ही बुक पढ़ चुके हैं और इस बुकों की सीरीज चल रही है। ये इसका दूसरा पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास में अलग अलग तरीके से बुकों के बारे में जानेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ बुक के बारे में नहीं जानेंगे, उसके अंदर क्या स्टोरी है उसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चनों का पैटर्न है उसमें सिर्फ बुक के लेखक के बारे में नहीं, साथ साथ बुक के अंदर का जो मैटर है उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे रेलवे का पेपर हुआ था, कालिदास की बुक आई थी, उसमें पूछा गया था कि रेलवे की कुमार संभव किसके बारे में है। तो कुमार संभव है शिव के पुत्र कार्तिकेय के बारे में बुक थी। तो आपको जानना भी जरूरी है कि बुक पुस्तक स्पेशल या बुक जो है वो किसके बारे में है। तो चलिए आज मैं आपको साथ ही साथ ट्रिक के साथ याद नहीं करवाऊंगा, साथ ही साथ आपको स्टोरी भी बताऊंगा। बहुत लंबी स्टोरी तो नहीं, छोटी छोटी स्टोरी, थोड़ी थोड़ी स्टोरी, जिससे आपको ज्ञान मिल जाए कि वो किसके बारे में है। और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ करना भी नहीं है और इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप बुक तो बहुत सारी है। अगर सबकी स्टोरी बैठ के पढ़ते रह गए तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बारे में, आज की क्लास के बारे में। पहली बुक आती है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखने का श्रेय जाता है हमारे एक कवि हुए हैं जिनका नाम था विशाख दत्त। विशाख दत्त इसके बारे में लिखा है। ये अगर मूलतः इसकी बात करता हूँ तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है बुक है। अब इसको याद करने के पहले ट्रिक के बारे में देख लेते हैं कि इसको याद कैसे करना है। देखिए नाम से पता चलता है कि मुद्रा, देखिए यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे मुद्रा, यहाँ पे एक राक्षस, दो चीज़ें अलग अलग करके इसको पढ़िए। तो मुद्रा का मतलब होता है पैसे, राक्षस का मतलब होता है कि कोई बड़ा राक्षस, दानव। तो दानव जब भी होगा वो बड़ा होगा, विशाल होगा। तो विशाख से विशाल याद कर सकते हैं। राक्षस जो होगा वो विशाल होगा। और मुद्रा से अगर याद करना है आपको तो कह सकते हैं कि किसी राक्षस को मारना होगा तो एक विशाल मुद्रा देनी पड़ेगी, बड़ी मुद्रा देनी पड़ेगी, एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, तभी तो कोई राक्षस को मारेगा। क्योंकि राक्षस को मारने में रिस्क भी है खुद के मरने का, तो अब ऐसी बात है। अब बात करते हैं कि इस पुस्तक के अंदर का मैटर क्या है, इसकी कहानी क्या है। तो ये कहानी एक्चुअल में होती जाती है, ये कहानी है गुप्ता वंश की, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और साथ ही धनानंद के बारे में और चाणक्य के बारे में। भाई क्या है, तो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा के उसमें हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो जो हराते हैं चाणक्य के साथ मिलकर, उसी कहानी को बताया गया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत सही तरीके से इस कहानी को बताया गया है इसमें। तो साथ में सब बताया गया कि चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी और नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर किस तरीके से हराकर उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस बुक के बारे में है, मुद्रा राक्षस के बारे में। दूसरी जो बुक आती है वह अष्टध्यायी। अष्टध्यायी इसको लिखा है किसने, तो पाणिनि ने लिखा है। तो बुक बात आती है कि भाई अष्ट का मतलब होता है 8, अष्ट का मतलब होता है 8, अध्याय का मतलब होता है कि चैप्टर, अध्याय। तो 8 चैप्टर हैं इस बुक में। तो पाणिनि, तो 8 चैप्टर होंगे। इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है कि 8 है चैप्टर, उसको याद करना होगा, पढ़ना होगा। तो कोई पढ़ाकू बंदा होगा तो पाणिनि, पढ़ने वाला बंदा, पढ़ाकू, पढ़नी बंदा, पढ़नी पड़ेगी आपको, या तो पढ़नी पड़ेगी तभी 8 अध्याय याद होंगे। तो अष्टध्यायी से पाणिनि से पढ़नी पड़ेगी और 8 अष्टध्यायी से 8 अध्याय। अब बात आता है कि इस बुक के बारे में क्या है, इस बुक के अंदर क्या है। तो बुक के मैटर के बारे में बात करते हैं तो 8 अध्याय हैं, जैसे कि नाम से पता चलता है कि अष्टध्यायी 8 अध्याय हैं। और 8 अध्याय में 8 अध्याय में व्याकरण दिया गया है। मतलब एक तरह से संस्कृत व्याकरण की एक तरह से बुक है ये, अलग अलग अध्याय में अलग अलग बुक है। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं कि इसमें कौन सा अध्याय किस में है, वो पूछा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि यूपीएससी की आप तैयारी तो कर नहीं रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। एक बुक आती है और एक बुक आती है, तीसरी बुक के बारे में बात करें, इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के बारे में बोलेंगे। इसका नाम है फिलोसफी, इधर थोड़ा सा कट गया, दूसरी पीडीएफ में है इसका। तो इंडियन फिलोसफी है। इंडियन फिलोसफी का मतलब होता है, इसको लिखने का काम किसने किया, तो लिखा है इसको राधा कृष्णन ने। किसने, एस राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो बात याद करते हैं कि पहले याद करने की बात करते हैं। तो इंडियन है, इंडियन फिलोसफी मतलब भारत के बारे में कुछ लिखा होगा, उसकी फिलोसफी के बारे में लिखा है। फिलोसफी का मतलब होता है कि रहन सहन
कैसे चीज़ों की रहती है वहाँ पे, फिलॉसफी कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग का व्यवहार होता है, कैसे जीवन जीते हैं, वो फिलॉसफी कहलाती है। अब बात आती है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में। अगर आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो मैं आपके बारे में इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। संविधान को लिखने में बहुत बड़ा श्रेय जाता है। तो बी आर अम्बेडकर के साथ मिलकर राधाकृष्णन ने संविधान बनाने में मदद की थी और ये भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। कब से? 1962 से लेकर 67 तक, 62 से लेकर 67 तक तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहते। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे थे। तो अब ऐसी बात है, राष्ट्रपति अगर कुछ लिखता है तो इंडियन फिलोसफी के बारे में लिखेगा, क्योंकि भाई अब इंडिया का राष्ट्रपति है तो इंडियन फिलोसफी के बारे में लिखेगा, और तो कहानी लिखेगा नहीं। तो उन्होंने इंडियन फिलोसफी के बारे में लिखा था। तो इसके क्या फिलोसफी होगी? एक्चुअल में वेस्टर्न जो कल्चर था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने इंडियन फिलोसफी की अलग अलग तरीके से व्याख्या दी थी। तो आपको उस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं बुक नंबर 4 पे, जिसका नाम है मिताक्षरा। बुक का नाम ही मिताक्षरा है और इसको लिखा है विज्ञानेश्वर ने। पहले बात आता है कि कैसे याद रखना है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर से विज्ञान ईश्वर, दो चीज़ आती है इसको तोड़ने में, विज्ञान प्लस ईश्वर, विज्ञान। तो मित मतलब मित होता है, मित इसको तोड़े तो मित का मतलब होता है मित्र, मित मतलब मित्र हो गया, अक्षरा का मतलब अक्षरा, अगर तोड़ के लिखते तो मित प्लस अक्षरा होता है, मतलब मित्रता करनी पड़ेगी अक्षर से। तो अगर विज्ञान में आपको ईश्वर से विज्ञान को जानना है, विज्ञान के थ्रू ईश्वर को अगर जानना है तो आप अक्षरों से मित्र करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। अगर पढ़ेंगे तभी तो विज्ञान के बारे में जान सकेंगे, ईश्वर के बारे में जान सकेंगे, तो आप उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अब उससे भी बड़ी बात है, इसके अंदर का जो मैटर है ना वो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। उससे अगर थोड़ा जान लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस बुक के बारे में है क्या। तो मैटर की बात करते हैं, इसमें मैटर क्या है। तो मितक्षरा एक्चुअल में एक नाम नहीं है, मितक्षरा का मतलब कोई नहीं होता है। मितक्षरा एक तरीका, एक तरह से कह सकते हैं, तरीका नहीं, एक तरह से ये एक तरह से फिलॉसफी है, अध्ययन करने वाली फिलॉसफी है, एक तरीका होता था। ये बहुत पुरानी बात है। एक्चुअल में 2 तरीके होते थे। उन तरीकों के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जब भी कोई घर में बेटा जन्म लेता था तो पिता की प्रॉपर्टी में उसका पूरा का पूरा हक हो जाता था। संपत्ति में बेटे ने जन्म लिया, पूरा का पूरा उसका हक हो गया। तो यह जो फिलॉसफी होती थी, इसको जो लागू करने का सिद्धांत होता था, उसी सिद्धांत का नाम मितक्षरा था। तो 2 तरह के सिद्धांत हुआ करते थे। एक तो सिद्धांत था जिस सिद्धांत को इस सिद्धांत का नाम बता देता हूँ स्पेशली। इसको जन्माधिकार इसको कहा जाता है। जन्माधिकार, जन्म का अधिकार का मतलब जन्म से जो अधिकार मिल जाता है, पैदा होते जो अधिकार मिल जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस बाय बर्थ। तो 2 तरह के उत्तराधिकारी के लागू होते थे, सिद्धांत लागू होते थे। पहला था दाय भाग, दूसरा था मितक्षरा। दाय भाग बंगाल और असम साइड लागू होता था, और मितक्षरा जो होता था असम और बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया पर लागू होता था, जिसमें पिता की संपत्ति का अधिकार पुत्र को दे दिया जाता था, बेटे को दे दिया जाता था जन्म लेते ही। तो विज्ञानेश्वर जी ने बहुत ही ज्ञानपूर्वक इसको बताया है कि कैसे एक पिता का हक बेटे का हक पिता की प्रॉपर्टी में जन्म से ही लेते ही हो जाता है। पहले बेटियों का हक नहीं हुआ करता था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके संविधान में 2005 में लागू कर दिया, 2005 से लागू कर दिया गया है कि अब पिता की संपत्ति में बेटे का नहीं बेटी का भी हक बनता है। तो 4 बुकें हो गई। 5वीं बुक की बात करेंगे, राजतरंगिणी। किसने लिखा है? तो कलहण ने लिखा, राजतरंगिणी। इनके नाम में कलहण है। कलहण का मतलब होता है कलेश, कलहण मतलब जैसे कलह होना, कलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। आपने देखा होगा जहाँ राज होगा, जहाँ पे सत्ता होगी, राज होगा, वहाँ पे तो कलेश होगा ही होगा, चाहे किसी रंग में हो, रंगनी से रंग में हो, चाहे वो किसी भी रंग में हो। तो इसमें है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इस बारे में बात करते हैं कि बुक जो होती है, ये बुक है किसके बारे में। उससे पहले जानेंगे राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। अब भाई इसका मतलब ये हुआ कि राजा के पास कोई नदी थी, उसके बारे में कहानी होगी, तो नहीं। राजाओं की नदी के बारे में, राजाओं की नदी के मतलब ये हुआ कि राजा का जो जीवन है जैसे जैसे आगे बढ़ता गया है उसके बारे में बताया गया। जैसे नदी अपने फ्लो में चलती है, वैसे राजा का जो जीवन चला है उसके बारे में बताया गया। तो कहानी इसके बारे में बताई गई है, राजतरंगिणी के बारे में, राजतरंगिणी में।
राजतरंगिणी में सिर्फ और सिर्फ राजाओं, अब कौन से राजा की बात आती है, कौन से राजा की बात आती है, कि ऐसा तो है नहीं कि कोई एक राजा होगा, कि बहुत सारे राजा का मतलब कितने राजा। तो एक्चुअल में कश्मीर, इस बुक में कश्मीर के बारे में लिखा गया, कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया कि कश्मीर का इतिहास कैसे लागू हुआ था और कैसे बना, कश्मीर का इतिहास क्या है। तो इस रूप में हम जानते हैं कि कश्मीर एक, अब इस बुक के बारे में बताता हूँ, इस बुक के बारे में क्या है। तो आपको एक बताता हूँ, इस बुक में दिया है कि कश्मीर का जो नाम था, पुराना नाम, वो कश्मीर नहीं था, कश्यप मेरू था। इसका क्या नाम था? कश्यप मेरू था। कश्यप मेरू कौन थे? तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था मरीच। मरीच के पुत्र थे कश्यप मेरू। तो कश्यप मेरू एक्चुअल में, कश्यप मेरू यहाँ के उनके ही नाम पे, यहाँ पे आके उन्होंने बहुत तपस्या की थी, उनके ही नाम पे ये पड़ गया था कश्यप मेरू, कश्मीर का नाम। बाद में ये नाम बदल के कश्मीर बन गया था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जो महाभारत से भी रिलेट करता है ये बुक, इस बुक में दिया गया। सबसे पहले जो कश्मीरू में जो आए थे, कश्मीर में जो आए थे, उनका नाम था सहदेव। पांडवों में, महाभारत से पांडवों में कौन आए थे? तो सहदेव थे जो यहाँ पे आए थे। उनके बारे में भी लिखा गया है यहाँ पे, इस बुक में लिखा है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करेंगे, इसको हटा के और ऊपर देखते हैं, और एक पीडीएफ में ऊपर की साइड भी देखते हैं। एक यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा ठीक से, थोड़ा साफ सुथरा भी है यहाँ पे। अगली बुक के बारे में कालिदास, चाणक्य की बुक बारे में है, चाणक्य के बारे में, और चाणक्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चाणक्य जिन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य है, जिन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस में है, किस चीज़ के बारे में है? तो अर्थशास्त्र को याद करने की मुझे लगता है कोई ट्रिक की जरूरत, तो पहली बात तो है नहीं, कोई ट्रिक की आपको जरूरत नहीं है कि इसको लिखना है किसी ट्रिक से। तो ट्रिक में अर्थशास्त्र सीधा सीधा से आप याद रख सकते हैं। ये एक्चुअल में अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है, ये लिखा गया है कि राज कैसे करना है, किसी राजा को अपनी राज व्यवस्था कैसे कायम रखनी है, उसके बारे में लिखना है। हालांकि अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, मतलब धन के अध्ययन के बारे में लिखा गया है। उसका मतलब लिखा गया है इसमें कि जो राजा होता है या कोई भी प्रजा होती है, किसी भी राजा को, किसी भी सरकार को राजतंत्र को कैसे चलाना चाहिए, कैसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे टैक्स वसूली करना चाहिए, कैसे कर के साथ साथ शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा के साथ साथ धर्म पे कौन सी चीज़ें होती है ध्यान देने वाली होती है, कौन सी चीज़ें ध्यान देने वाली नहीं होती, ये सारी चीज़ों पे इसमें डिस्कशन किया गया है। और अगली बुक आती है हमारी कालिदास की, और कालिदास की 3 बुकें आती है इसमें, एक बुकें नहीं है, 3 बुकें हैं यहाँ पे। एक का नाम कुमार संभव है, दूसरे का नाम रघुवंशम है, और तीसरे का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम है। तो इसको कैसे याद रखना देखते हैं। ये कालिदास की हो गई, ये कुमार संभव हो गई, ये रघुवंशम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई। तो पहली बुक करते हैं। वैसे कालिदास, काली 2 चीज़ होती है, काली से याद रख सकते हैं दास। तो पहली बुक इसको रिलेट करते हैं, कालिदास की कुमार संभव। किसी कुमार, कुमार का मतलब राजा होता है, किसी राजा होता है, राजा को कुमार बोला जाता है, उसको कुमारी बोलेंगे। किसी राजा के लिए, कुमार के लिए संभव नहीं था कि कालिदास को दास बना सके, बिल्कुल संभव नहीं था, संभव नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े कवि थे, महान कवि थे, बहुत विद्वान कवि हुआ करते थे। इसको किसी कुमार को, इनको ऐसा नहीं कि दास बनाने की जरूरत थी। आप इनसे कुछ भी पूछ सकते थे, ये बता देंगे कभी भी कहीं भी। इनको दास बना के घर पे रख के या महल में रख के कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब कुमार संभव जो बुक लिखी किसके बारे में है? तो कुमार से लगता है किसी राजा वाजा के बारे में बुक होगी, तो बिल्कुल सही है, कुमार संभव किसी राजा के बारे में ना होके, जो मैं बता रहा था शुरू में, कुमार संभव ये भगवान शिव के 2 पुत्र हुए हैं, एक है कार्तिकेय, दूसरे थे गणेश जी। तो जो कार्तिकेय थे, उनके जीवन के बारे में, कुमार संभव के बारे में लिखा गया। उनका जीवन कैसे आया था, जो कैसे आया था, इसका मतलब ये हुआ कि शिव और पार्वती की साथ ही साथ प्रेम कहानी के साथ साथ उनके जन्म की सारी कहानियां भी लिखी गई है इसमें। तो ये हो गई। दूसरी बुक आती है हमारे पास रघुवंशम। रघुवंशम से अगर आपको नाम कुछ याद आता है, मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि आपको अगर नाम याद आ जाए कुछ चीज़ें। तो रघुवंश किसको बोला जाता है? तो जहाँ तक अगर आप थोड़ी सी भी अगर हिंदू फिलॉसफी समझते हैं, तो रघुवंशम, रघु जो बोला जाता है वो राम जी को बोला जाता है, रघुवंशी बोला जाता है, रघुवंशी, रघु के वंश के होना। तो हाँ, तो क्या इसमें राम के बारे में दिया गया है? राम के बारे में नहीं दिया गया। पूरा का पूरा 29 राजा हुए रघुवंश में, राम के अलावा दशरथ, उसके बाद कुश हुए, लव कुश में कुश हुए थे राजा, राम के बाद राजा कुश हुए थे, उनके 2 पुत्र थे ना, लव और कुश, तो कुश हुए थे राजा। तो 29 राजा हुए थे उस कुल में। पहले कपिल थे, पहले राजा जो है कपिल हुआ करते थे रघुवंश के।
तो उनके 29 राजा हुए थे, 29 की कहानियाँ पूरी की पूरी दे रखी है। कैसे आखिरी राजा थे जिन्होंने पूरा का पूरा वंश बर्बाद करिए, एक नंबर के पियक्कड़ थे और पी के टुल रहते थे हमेशा, और रघुवंश का पूरा नाम उन्होंने खराब कर दिया था। तो 29 राजा, आखिरी 29वें थे, पहले कपिल हुए थे, आखिरी 29वें नंबर के थे। तीसरी बुक इनकी आती है अभिज्ञान शकुंतलम। शकुंतला की बारे में बुक है। एक राजा हुआ करते हैं, राजकुमार, वो जंगल जाते हैं, जंगल में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम शकुंतला होता है, उससे शादी करते हैं उसका, और फिर वापस आ जाते हैं तो उसका बेटा होता है, फिर कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वो सारी कहानी यहाँ पे बताई गई है कालिदास द्वारा। तो पहली बुक तो मैंने याद करा दी थी कुमार संभव से। रघुवंशम याद करने की जरूरत नहीं है कि कोई राम के बारे में लिख रहा तो कोई बड़ा कवि लिखेगा, तो कालिदास से बड़ा कोई कवि तो था नहीं, तो और कोई लिखेगा नहीं। अभिज्ञान के मतलब अभिज्ञान शकुंतलम अगर याद करना, आपको याद कर सकते हैं कि ज्ञान, भाई इस बुक को लिखने के लिए ज्ञान की जरूरत थी, और वो ज्ञान किसके पास था? वो ज्ञान था कालिदास के पास। तो इस तरीके से 7 बुकों के बारे में डिस्कशन किया। सारी की सारी बुकें मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से मैंने बताया, कोशिश की कि चीज़ों को अच्छी तरीके से बताने की, थोड़ा स्टोरी भी रिलेट कर जाए कि याद रहेगा। आपको कोई ऐसा नहीं यूपीएससी देना है, थोड़ा बहुत आपको याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।